जी हाँ दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करने से पहले मेरे द्वारा दिए गए क्वेश्चन को अवश्य देख लेना, ठीक है। क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सेम टू सेम छपने वाले हैं। साथ ही साथ आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर का नोट्स या सजेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ। आपको यहाँ पर सभी ऑनर्स पेपर व सब्सिडरी पेपर का नोट्स बिल्कुल निःशुल्क में दिए जाते हैं, जिसके एक भी रुपये नहीं लिए जाते। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं इतना सारा मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बीए द्वितीय वर्ष, जिसे आप बीए सेकंड ईयर या बीए पार्ट 2 भी बोल सकते हो। सोशियोलॉजी बोले तो समाजशास्त्र चैप्टर नंबर 1 में समाजीकरण हम लोग पढ़ेंगे। समाजीकरण में जितने भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए और भविष्य में पूछे जाएंगे, वो सारे सवाल आज के इस वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेंगे। इससे बाहर एक भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ये 100% गारंटी है दोस्तों, ये 100% गारंटी है, ठीक। यदि आप भी चाहते हो सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में 100 में 100 स्कोर करना, यदि आप भी चाहते हो समाजशास्त्र जैसे सब्जेक्ट में टॉप करना, तो प्यारे दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहना है आप सभी को, ठीक है। सारे प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर रहेंगे, ठीक है, और समझने का तरीका हमारा सब्जेक्टिव रहेगा। समाजीकरण है क्या? यदि कोई बच्चा धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है, ठीक है, बड़ा होते होते वो समाज को समझने लगता है, उसका समाज क्या है, वो किस बिरादरी से है, और धीरे धीरे वो सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होने लगता है। उसी परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? समाजीकरण। यह परिभाषा किसने दी है? न्यूमेयर ने, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे, परंतु समझने का तरीका हम लोगों का सब्जेक्टिव रहेगा। अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसलिए लिए हैं, 1 घंटा में हम लोग कुल मिला के 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देख पाएंगे, परंतु सब्जेक्टिव में क्या होता है, 1 घंटा में 1 से 2 क्वेश्चन हम लोग देख पाते हैं। तो आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर एक एक अर्थ को काफ़ी बारीकी से समझाया जाएगा, सब्जेक्टिव तरीके से समझाया जाएगा, ताकि आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी आपके सामने आ जाए तो आप भी उसे सेकंडों में सॉल्व कर सको। और दूसरा तरीका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अभी जो है सभी बच्चे फॉलो कर रहे हैं, और खुद मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। यदि आपको इन प्रश्नों का उत्तर नहीं भी पता हो तो मेरे द्वारा दिए गए आंसर देने से पहले आपको यहाँ पर तुक्का लगा देना है, ठीक है। मान के चलो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से एक को चूज कर लेना है आपको, और मेरे आंसर बताने से पहले आपको कमेंट कर देना है। फिर मैं जो आंसर बताऊंगा अब वो आपको 100% याद हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा विश्वास नहीं है तो आप एक बार अभी आजमा के देख लेना। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, समाज का सावयवी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो हर्बर्ट स्पेंसर। जैसे ही सावयवी सिद्धांत के नाम आए तो आप लोगों को हर्बर्ट स्पेंसर पर क्या करना है? क्लिक कर देना है। तो हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने समाज का में सावयवी सिद्धांत को प्रस्तुत किया। सावयवी सिद्धांत को समाज में प्रस्तुत करने वाले वो महान शख्स कौन थे? हर्बर्ट स्पेंसर। दूसरा सवाल है आपका, ठीक है, यहाँ पर देख लो कि मान के चलो कि आप हो, ठीक है, आपका नाम मोहन है, ठीक है। मोहन, आप सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित हो रहे हो, सामाजिक प्राणी के रूप में, यानी कि धीरे धीरे आप मैच्योर हो रहे हो, अपने समाज के वातावरण में आप खुद को ढाल रहे हो। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? समाजीकरण। और ये परिभाषा किसने दी है? तो न्यूमेयर ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपके सामने यहाँ पर समाजीकरण का प्रथम सोपान, यानी कि पहली सीढ़ी क्या है? समाजीकरण की प्रथम सीढ़ी क्या है? तो प्यारे दोस्तों, सोच अवस्था है। क्या है? सोच अवस्था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर आपके सामने जो है पुस्तक और पुस्तक के लेखकों के नाम दिए गए हैं, ठीक है, पुस्तक के रचयिताओं के नाम दिए गए हैं। इसमें से आपको सही गलत की पहचान करनी है। माइंड एंड सोसाइटी जो है पेरेटो ने इनके लेखक हैं, ये सही है। माइंड एंड सेल्फ सोसाइटी मिड इनके लेखक हैं। इसके बाद द ईगो एंड द फ्रायड, द ईगो एंड द इड फ्रायड इनके लेखक हैं, यानी कि द ईगो एंड द ईड के लेखक कौन है? फ्रायड। और माइंड एंड सोसाइटी के हैं पेरेटो। इसके बाद माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी के कौन है? मीड। परंतु यहाँ पर सोशल ऑर्डर का जो है, सोशल ऑर्डर की जब बात करें प्यारे दोस्तों, तो सोशल ऑर्डर का यहाँ पर आप सभी साफ साफ देख पा रहे हो, सोशल ऑर्डर डेविस, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपका यहाँ पर डी आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुनः समाजीकरण का अभिकरण है? पुनः समाजीकरण का अभिकरण है सैन्य अकादमी, ठीक है। सैन्य अकादमी जो है पुनः समाज, यानी कि दोबारा समाजीकरण का एक अभिकरण है, एक अंग है। कौन? सैन्य अकादमी। और प्राथमिक विद्यालय प्रशिक्षण संस्थान समकक्ष व्यक्ति समूह, ये सब नहीं है। आपका डी आंसर हो जाता है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 96 देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा कि समाजीकरण आजन्म चलने वाली प्रक्रिया? आजन्म मतलब जो कभी नहीं जन्म लिया हो, ठीक है। आजन्म चलने वाली प्रक्रिया कौन है? समाजीकरण। ऐसा कहने वाला वो व्यक्ति कौन है? तो ब्रूम और सल्जनिक कहते हैं कि समाजीकरण जो है कभी नहीं चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपको, कौन प्राथमिक समाजीकरण का अभिकरण नहीं है? यहाँ पर आपको प्राथमिक समाजीकरण का अभिकरण कौन नहीं है? तो सामाजिक समूह नहीं है, सामाजिक समूह नहीं है। क्या नहीं है? सामाजिक समूह।
तो ये प्राथमिक समाजीकरण का अभिकरण नहीं है। तो प्राथमिक समाजीकरण का अभिकरण कौन कौन है? परिवार, क्रीड़ा समूह और पड़ोस है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, पहचान का संकट का सिद्धांत दिया है। जी हाँ दोस्तों, पहचान का संकट का सिद्धांत देने वाले वो महान शख्स कौन थे, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना होता है। तो इरेक्सन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इरेक्सन महोदय ने पहचान का संकट का सिद्धांत दिया हुआ है। इसका क्वेश्चन नंबर 9 आपका, दुर्खिम का समाजीकरण सिद्धांत क्या है? दुर्खिम का समाजीकरण सिद्धांत क्या है? दुर्खिम का समाजीकरण सिद्धांत क्या है? ये प्रश्न भी काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे गए। पहले आप मुझे कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है, इसके बाद मैं बताऊँगा। ठीक है, दुर्खिम का समाजीकरण का सिद्धांत जो है सामूहिक चेतना। सामूहिक चेतना जो है दुर्खिम का समाजीकरण सिद्धांत है। सामूहिक चेतना दुर्खिम का समाजीकरण सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, आपको नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर बताना है जल्दी से और मुझे कमेंट करके बताना। स्व को मौखिक रूप से एक सामाजिक रचना मानते हैं। स्व को यानी कि स्वर को मौखिक रूप से एक सामाजिक रचना मानते हैं कौन मानते हैं? तो मीड महोदय मानते हैं। ठीक है, मीड महोदय, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ओके, मीड महोदय स्व को मौखिक रूप से एक सामाजिक रचना मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न का आप उत्तर दोगे, चाहे गलत हो या सही, परंतु आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो ही आपको याद होगा। यहाँ पर निम्न में से किस बालक को 1954 में जंगली जानवरों से मुक्त कराकर लखनऊ के बलराम अस्पताल में भर्ती किया गया था? 1954 ईस्वी की बात है। ठीक है, 1954 ईस्वी की बात है। जानवरों से मुक्त कराकर एक लड़का को, ठीक है, एक लड़का का नाम बलराम है, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था। यहाँ पर कुछ छात्रों का कमेंट आ रहा है, सर वो मोगली था। पहले दोस्तों वो मोगली नहीं था, ठीक है, वो बलराम था और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था। तो इस भी आपको याद कर लेना है, 1954 और जंगली जानवरों से मुक्त कराकर लखनऊ के बलराम अस्पताल में भर्ती किया गया था। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है, सर लड़का का नाम मोगली था। नहीं मोगली था, नहीं बलराम था। ठीक है, उस बच्चा का कोई नाम ही नहीं था। 1954 में जंगली जानवरों से मुक्त कराकर लखनऊ के बलराम अस्पताल में भर्ती किया गया था। किसको? वो लड़का कौन था? तो वो लड़का था रामू नाम का लड़का था। अब सही में समझ में आया कि नहीं? रामू नाम का एक लड़का था जो कि उसको जो है 1954 ईस्वी में जंगली जानवरों से मुक्त कराकर लखनऊ के बलराम अस्पताल में भर्ती किया गया था और उसे फिर जो है सामाजिक माहौल में ढाला गया। और सामाजिक माहौल में ढालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? समाजीकरण। और समाजीकरण की परिभाषा किसने दी थी? तो न्यूमेयर ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप सब यहाँ पर, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कथन किसका है? ये आपको बताना है अरस्तु का। ठीक है, अरस्तु महोदय कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मान के चलो कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो व्यक्ति को ना ही समाज पसंद है। ठीक है, एक व्यक्ति है उसको समाज पसंद नहीं है, मान के चलो वो सामाजिक माहौल से दूर रहना चाहता है। या तो वो कोई आत्मा हो सकता है, या तो कोई दिव्य आत्मा हो सकता है, या तो वो भूत प्रेत हो सकता है, या तो वो कोई दिव्य महान आत्मा हो सकता है। इन्हीं दो में से एक हो सकता है जो कि वो समाज के माहौल में नहीं रहना चाहते। परंतु अरस्तु महोदय का कहना है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर आपका। अरस्तु महोदय कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किसने कहा कि साथ काम करने, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने तथा दूसरों की कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर कार्य करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं? ये बात किसने कहा? तो ये बात जो है बोगार्डस ने कहा। बोगार्डस ने, यहाँ पे देखिए समाजीकरण की परिभाषा जो है अलग अलग दिए हुए हैं। न्यूमेयर साहब कहते हैं कि सामाजिक प्राणी की परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम लोग समाजीकरण कहते हैं। परंतु यहाँ पे बोगार्डस क्या कहते हैं? बोगार्डस कहते हैं कि साथ काम करने, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने। ठीक है, साथ काम करने, जैसे कि आप कोई भी व्यक्ति काम करते हो साथ में और साथ में विकसित होते हो, साथ में आप सभी रिस्पॉन्स भी लेते हो उस मैटर को और भावना को विकसित करते थे, दूसरों की कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर कार्य करने की प्रक्रिया को हम लोग समाजीकरण कहते हैं। ये बोगार्डस साहब कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका, किसने कहा कि समाजीकरण में एक प्रकार की सीख है? समाजीकरण एक प्रकार की सीख है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका का निर्वाह करने का योग्य बनाते हैं। ये प्रश्न भी काफ़ी लाजवाब है जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इन प्रश्नों का उत्तर दोगे। ठीक है, किसने कहा कि समाजीकरण में एक प्रकार की सीख है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका का निर्वाह करने के योग्य बनाती है? तो प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों का उत्तर हो जाता है आप सभी के सामने। यहाँ पर देख सकते हो जॉनसन महोदय ने कहा कि समाजीकरण में एक प्रकार की सीख है। समाजीकरण एक प्रकार की सीख है, इससे आप सीख सकते हो जो सीखने वाले सामाजिक भूमिका का निर्वाह करने योग्य बनाती है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किसके नाम के साथ समाजीकरण का सिद्धांत संबंधित नहीं है? किसके नाम के साथ समाजीकरण का सिद्धांत संबंधित नहीं है? प्यारे दोस्तों, सभी ने अपने अपने तरीके से समाजीकरण का सिद्धांत दिया, परंतु जॉनसन दिया, न्यूमेयर दिया, गिरबर्ट दिया, परंतु टी पार्सन साहब ने बिल्कुल भी नहीं दिया समाजीकरण का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? समाजीकरण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो बच्चे के जन्म के बाद। ठीक है, अब बच्चे के जन्म के बाद क्यों शुरू होती है? क्योंकि जब तक बच्चा इस पृथ्वी पे नहीं आएगा, जब तक वो अपने परिवार को नहीं जानेगा, समाज को नहीं जानेगा, फिर समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी कैसे? तो बच्चे के जन्म के बाद ही समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, व्यक्ति इन सभी गुणों का योग एवं संगठन है जो समूह में व्यक्ति को की भूमिका निर्धारित करता है। यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं आपके एग्जाम में और इस बार भी रिपीट होंगे। ठीक है, पार्क और बर्गेस कहते हैं कि व्यक्ति सभी गुणों का योग एवं संगठन है। कोई भी व्यक्तित्व जो है वो सभी गुणों का योग है, सभी गुणों के मिलने से बनते हैं और कहीं ना कहीं वो संगठन से ही बनते हैं जो समूह में व्यक्ति की भूमिका निर्धारित करता है। ये कौन कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी यानी कि पार्क और बर्गेस। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक माइंड ऑफ सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक लिखी? इसके बारे में बताना है तो मीड महोदय ने पुस्तक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी को लिखे हैं। ठीक है, आपको भी कमेंट करते जाना है तो ही आपको याद होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आपके सामने दिया गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें से आपको देखना है कौन मिलान में नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है सारे के सारे आपको गलत तो नहीं हो सकते, इसमें से एक गलत होंगे। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी के रचयिता है मीड, एन आउटलाइन ऑफ साइकोनोलोसिस के फ्रायड, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के मैकाबर, ये बिल्कुल गलत है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन के जो है मैकाबर नहीं होंगे। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर कूले, ये राइट है। तो कुल मिला के बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है, समाज एक सावयव है, इस अवधारणा के समर्थक कौन है? तो मैंने आप सभी को पहले भी बताया था इसका उत्तर कि समाज में सावयव का सिद्धांत को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। वही क्वेश्चन यहाँ पर आपको रिपीट होता दिख रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, तो आप सभी को रट लेना है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप सभी यहाँ पर, मनुष्य के बिना समाज की कल्पना करना असंभव है। ये प्रश्न काफ़ी प्यारा सा प्रश्न है और जो कि आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं और इस बार भी 100% रिपीट होंगे। ठीक है, तो मनुष्य के बिना समाज की कल्पना करना असंभव है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये कथन किसका है? इतना प्यारा सा बात बोलने वाले महान है कौन? रूसो महोदय कहते हैं कि मनुष्य के बिना समाज का कल्पना करना असंभव है। ठीक है, जब मनुष्य ही नहीं रहेंगे तो कोई समाज का निर्माण होगा कैसे? समाज का निर्माण नहीं होगा तो कबीला का निर्माण कैसे होगा, और कबीला का निर्माण नहीं होगा तो राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा? प्यारे दोस्तों, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि मनुष्य के बिना समाज नहीं हो सकता, समाज के बिना मनुष्य नहीं हो सकता। तो ये कथन देने वाले रूसो महोदय हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण का कारण नहीं है? निम्न में से कौन सा समाजीकरण का कारण नहीं है? क्रोध जो है समाजीकरण का कारण नहीं है। समाजीकरण का कारण कौन है? दंड, पुरस्कार, असहमति, परंतु क्रोध नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हो आप सभी, कुलों का समाजीकरण का सिद्धांत क्या है? इस पर आपको सेकंड ईयर, जी हाँ दोस्तों, बीए सेकंड ईयर में ये सवाल 100% पूछे जाएंगे, इसमें कतई संदेह नहीं है। आप सभी को अंत तक हमारे साथ बने रहना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कुले का समाजीकरण सिद्धांत क्या है? कुले का समाजीकरण सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आत्मदर्पण दर्शन, कुले का समाजीकरण सिद्धांत क्या है? आत्मदर्पण दर्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ओके, आप सभी को जो है मेरे बताने से पहले आपको आंसर बताना है, तो ही मैं समझूंगा यू आर जीनियस। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? ये प्रश्न भी काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं और इस बार भी रिपीट होंगे। यहाँ पर जो है ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक जो है किसी ने नहीं लिखे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25, वो प्रक्रिया निम्नलिखित रूप से मानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ हो। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा यानी कि टॉप है। समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ हो। समाजीकरण वो प्रक्रिया है, मान के चलो कि कोई बच्चा जन्म लिया, ठीक है, उसके दूसरे दिन बाद
जैसे मान के चलो कोई बच्चा पाकिस्तान में जन्म लिया, उसके दूसरे दिन बाद वो भारत आ जाता है, तो उसमें उसका ज्ञान, उसका आत्मबोध, वो सारा कुछ, वो सारा उसके अंदर जो बोलने का तरीका, व्यवहार, सारा कुछ क्या कहाँ का आएगा? इंडियन आएगा, क्योंकि वो इंडिया में है, इंडिया के माहौल में जी रहा है। तो जन्म के लेने के दूसरे दिन बाद, तो प्यारे दोस्तों इसका कहीं ना कहीं वो इंडिया के समाज में जी रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ पुस्तक किसने लिखी? द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर क्या होगा मुझे कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। गॉफमैन महोदय ने द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ पुस्तक लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 27, समाजीकरण के कारक क्या हैं? समाजीकरण किसके कारक हैं? समाजीकरण किसके कारक हैं, इसके बारे में आपको बताना होता है। तो प्यारे दोस्तों समाजीकरण जो है सुझाव के कारक है, सहानुभूति के, सहमति के, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अंत तक हमारे साथ बने रहना है, तो ही आप सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में फुल मार्क्स प्रदान कर पाओगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड हैं और इस बार पूछे जाएंगे। समाजीकरण की विशेषता क्या है? समाजीकरण की विशेषताएं आपसे पूछी जा रही है, तो समाजीकरण की विशेषताएं है सीखने की प्रक्रिया, समाज में आपको सीखने की प्रक्रिया, यानी कि एक दूसरे से आप सीख सकते हो। इसके बाद आजीवन आप रह सकते हो किसी भी समाज में। इसके बाद वहाँ के सांस्कृतिक हस्तांतरण, वहाँ में कोई भी सांस्कृतिक कार्य हो रहा है तो उसमें आप कहीं ना कहीं हस्तांतरण कर सकते हो, उसमें आप भी शामिल हो सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? सामाजिक समझौते के सिद्धांत का समर्थक कौन है? सामाजिक समझौते के सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 आपका बहुत ही प्यारा और सरल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं समर्थक कौन कौन है, तो हॉब्स महोदय हैं, लॉक हैं, रूसो, ये तीनों जो है सामाजिक समझौते सिद्धांत के समर्थक हैं, तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आप सभी, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पर हो जाता है सहनशीलता का विकास, सामाजिक भूमिकाओं के निभाने की सीख, ये समाजीकरण का उद्देश्य है। क्षमताओं का विकास, ये भी समाजीकरण का उद्देश्य है। आकांक्षाओं की पूर्ति, ये भी समाजीकरण का उद्देश्य है, परंतु सहनशीलता का विकास ये समाजीकरण का उद्देश्य नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आप यहाँ पर, किशोरावस्था के बाद समाजीकरण की प्रक्रिया के सोपान है। किशोरावस्था के बाद समाजीकरण की प्रक्रिया का क्या सोपान हो सकता है? किशोरावस्था के बाद यदि कोई इंसान किशोरावस्था को पार करता है, ठीक है, किशोरावस्था को पार करता है, फिर उसके बाद उसका सामाजिकीकरण की प्रक्रिया के बाद सोपान क्या हो सकता है? तो वो किशोरावस्था को पार करने के बाद युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, उपयुक्त में से सभी। किशोरावस्था के बाद क्या होगा? युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर 32, कौन सा समाजशास्त्री और अवधारणा का युग्म सुमेल नहीं करता? ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर सामूहिक चेतना जो है कॉम्टे, ये बिल्कुल गलत है। बाकी आत्मविकास के बारे में कोले महोदय ने कहा, आत्मचेतना के बारे में मीड ने, और अचेतन मन के लिए फ्रायड ने, परंतु यहाँ पर सामूहिक चेतना के लिए कॉम्टे ने नहीं कहा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 33 में क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? समाजीकरण की इनमें कौन कौन सी एजेंसी नहीं है? तो इनमें जो है मीडिया जो है समाजीकरण की एजेंसी नहीं है, परिवार है समाजीकरण की एजेंसी, स्कूल है, सम आयु समूह है, परंतु यहाँ पर मीडिया बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है, आत्मा का विकास समाजीकरण का केंद्र बिंदु है। किसने ये कहा? आत्मा का जो विकास हो रहा है वो समाजीकरण का केंद्र बिंदु है, ये बात किसने कहा प्यारे दोस्तों? तो ये बात कहने वाले वो महान कौन थे? सीकुले जी कहते हैं कि आत्मा का विकास समाजीकरण का केंद्र बिंदु है। किसी भी समाजीकरण का केंद्र बिंदु आत्मा का विकास होता है, और ये कहने वाले कौन है? सीकुले। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर देख सकते हो आप सभी, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समाजीकरण से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समाजीकरण से संबंधित है? तो आजन्म प्रक्रिया, सीख प्रक्रिया, अनुकरण प्रक्रिया, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, किसने अभिजन के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया? किसने अभिजन के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया? अभिजन के परिभ्रमण का सिद्धांत देने वाले वो महान व्यक्ति कौन थे? परेटो जो है उन्होंने अभिजन के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया। आप सभी को सभी प्रश्नों का उत्तर देते जाना है मेरे देने से पहले, ठीक है, तो ही आपको याद होगा।
और इसके बाद आप दोबारा वीडियो को देख लेना, फिर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समाजीकरण के अभिकरण क्या है, समाजीकरण के इसमें अभिकरण कौन है, समाजीकरण के अभिकरण इसमें कौन है, तो उपर्युक्त सभी परिवार भी हैं समाजीकरण के अभिकरण, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, ये सभी जो है क्या है समाजीकरण के अभिकरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ब्रूम एवं सल्जनिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का उद्देश्य है। ब्रूम और सल्जनिक महोदय के अनुसार कौन सा समाजीकरण का उद्देश्य है। तो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आधारभूत नियमबद्धता का विकास। ब्रूम एवं सल्जनी के अनुसार आधारभूत नियमबद्धता का विकास, यह भी समाजीकरण का उद्देश्य है। इसके बाद आकांक्षाओं की पूर्ति, यह भी समाजीकरण का उद्देश्य है। इसके बाद सामाजिक भूमिकाओं को निभाने की सीख, यह भी समाजीकरण की करण का उद्देश्य है। तो कुल मिला के बात कर ले यहाँ, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त में से सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देख सकते हो आप सभी, सामाजिक संबंध निर्धारित किससे होते हैं, सामाजिक संबंध किससे निर्धारित होते हैं, यह प्रश्न भी काफ़ी प्यारा सा है। ठीक है, सामाजिक संबंध निर्धारित होते हैं किससे, तो पारस्परिक जागरूकता से, पारस्परिक जागरूकता से। सामाजिक संबंध निर्धारित किससे होते हैं, पारस्परिक जागरूकता से, पारस्परिक जागरूकता से। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। सामाजिक संबंध किससे निर्धारित होते हैं, तो पारस्परिक जागरूकता से। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आप, व्यक्तित्व के प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित मूल और अर्जित गुणों का समूह क्या कहलाता है। व्यक्तित्व के प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित मूल और अर्जित जो हम और गुण जो प्राप्त करते हैं उसके समूह को हम लोग क्या कह सकते हैं, और ये कहने वाले कौन है, ये कथन किसने दिया। तो यहाँ पर देख सकते हो आप सभी, फाइनली इसका आंसर हो जाता है लेपियर। लेपियर महोदय कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित मूल और अर्जित गुणों का समूह है। ठीक है, ये कहने वाले कौन है, लेपियर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी संस्कृति के विश्वासों की अभिवृत्तियों के मूल्यों और प्रथाओं को ग्रहण करते हैं। समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी संस्कृति, ठीक है, मान के चलो जब हम बचपन में हॉस्टल में भर्ती हो जाते हैं, ठीक है, हॉस्टल में कैद हो जाते हैं, इसके बाद जब अपना गांव आते हैं, समाज में रहते हैं, तो समाज की संस्कृति को समझते हैं, उसके विश्वासों को समझते हैं, उसके वृत्तियों, मूल्यों और प्रथाओं को ग्रहण करते हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है, और ये कहने वाले कौन है इसके बारे में आपको बताना है। तो स्टीवर्ट एवं गिलन, स्टीवर्ट एवं गिलन, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों का आप उत्तर दोगे तो ही आपको याद होगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अंत तक हमारे साथ आप सभी छात्रों को बने रहना है, तो ही आप एग्जाम में 100 में 100 स्कोर कर पाओगे, तो ही आप सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में आप टॉप कर सकते हो। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 देख सकते हो आप, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की विशेषताएं नहीं है। आपके सामने यहाँ पर कुल मिला के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक को चूज करना है, कौन जो है समाजीकरण की विशेषताएं नहीं है, समाजीकरण की विशेषताएं नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है समाज का विकास, ये समाजीकरण की विशेषताएं नहीं है। सीखने की प्रक्रिया, ये समाजीकरण की विशेषताएं हैं। आजीवन प्रक्रिया, ये भी समाजीकरण की विशेषताएं हैं। और आत्म का विकास, ये भी समाजीकरण की विशेषताएं हैं। परंतु समाज का विकास, ये समाजीकरण की विशेषताएं नहीं है। परंतु आप में से कुछ छात्र क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक कर देंगे, परंतु यहाँ पर आपको समझना होगा, पहले फिर जाके क्लिक करना होगा। समाजीकरण का उद्देश्य क्या है, समाजीकरण का उद्देश्य क्या है, समाजीकरण का क्या उद्देश्य है, ये किस उद्देश्य से कार्य करती है। तो प्यारे दोस्तों, नियमबद्धता का विकास, आकांक्षाओं की पूर्ति, क्षमताओं का विकास, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समाजीकरण का उद्देश्य जो है नियमबद्धता का विकास, किसी की इच्छाओं की पूर्ति करना, क्षमताओं का विकास करना। कुल मिला के बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हो, ये क्वेश्चन में मैंने नंबर नहीं दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए बेहतरीन है, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू नहीं किया। एक समझ सकते हो कि एक ऑफर दिया गया है आप सभी को। निम्न में से किसका जीवन समाज के बाहर विकसित हुआ। ठीक है, निम्नलिखित में से यानी कि किस आपके सामने कुल मिला के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में आपको चूज करना है कि जो कि निम्न में से किसका जीवन समाज नहीं बल्कि जंगल में व्यतीत हुआ। जंगल में व्यतीत हुआ। भरत, क्या भरत का नाम इसलिए यहाँ पर दिया गया है क्योंकि भरत के बारे में बचपन में मैंने सुना था। भरत जब छोटा था तो वो शेर के दांत गिना करते थे, काउंटिंग क्या करते थे। और मोगली वाली फिल्म तो आपने देखी होगी, जंगल बुक। ठीक है, जंगल बुक में मोगली नामक एक बच्चा होता है जो कि जंगल में हमेशा रहता है, शेरों के बीच, जानवरों के बीच। ऑप्शन नंबर सी है इलियट, इसके बाद कैस्पर हाउस। इन चारों में से एक को आप कमेंट करके बताइए, फिर तब इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा कि इनमें से कौन ऐसे बच्चे हैं जो कि जंगल में अपना समय व्यतीत किया। आप मुझे कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ।
तो प्यारे दोस्तों, ना ही भरत होगा, ना ही मोगली होगा, ना ही इलियट होगा, होगा कौन? कैस्पर हाउस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, न्यूरेमबर्ग में कैस्पर हाउस नामक 17 वर्ष के एक बालक को कब पकड़ा गया? ये कैस्पर हाउस नाम का एक बालक है जो कि 17 साल का होता है, ठीक है, और वो अपना जीवन जंगल में व्यक्त करता है। 17 साल के होने के बावजूद भी ये जंगल में ही अपना गुजर बसर कर रहा है। इन्हें बाहरी दुनिया से, वातावरण से कुछ लेना देना नहीं, यहाँ तक कि इसे ये भी नहीं पता कि बाहर में कोई दुनिया भी है जंगल के अलावा। तो प्यारे दोस्तों इसको जो है जंगल में पकड़ा गया था 17 वर्ष की उम्र में, कैस्पर हाउस को, और वो जंगल का नाम था न्यूरेमबर्ग, ठीक है। और कब पकड़ा गया था इसे? तो इसे पकड़ा गया था सन 1928 ईस्वी में। सन 1928 ईस्वी में न्यूरेमबर्ग में कैस्पर हाउस को 17 वर्ष की उम्र में पकड़ा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सा समाजीकरण अभिकरण नहीं है? इनमें से आपको समाजीकरण अभिकरण नहीं है वो चुनना है। समाजीकरण अभिकरण सबसे पहले देखना है कौन है। तो प्यारे दोस्तों, विवाह जो है समाजीकरण अभिकरण है, नातेदारी समूह ये भी समाजीकरण अभिकरण है, परंतु विवाह विच्छेद, ठीक है, विवाह विच्छेद यानी विवाह और विवाह के बीच टूटना, विवाह का टूटना, ये समाजीकरण का अभिकरण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संघर्ष सिद्धांतकारी मानते हैं कि समाजीकरण है। संघर्ष सिद्धांतकारी, जो संघर्ष सिद्धांतकारी हैं वो मानते हैं कि समाजीकरण है, कहीं ना कहीं समाजीकरण है। तो कहाँ है और क्यों है? तो प्यारे दोस्तों, कहाँ है, क्यों है, इसके बारे में आपको जानना है। यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। संघर्ष सिद्धांतकारी मानते हैं कि समाजीकरण एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। समाजीकरण एक दीर्घकालिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर आपको चूज करना है कौन सही है या कौन गलत। और इसके बाद प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको मेल कराना है। तो सामूहिक चेतना, ये दुर्खिम है इनके, आत्मदर्पण के कुले, सामान्यकृत के अन्य, मिड, ईड ईगो, सुपर ईगो के फ्रायड, ठीक है। आपको ये याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है इसको, क्योंकि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, आत्म के विकास के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा का उपयोग किसने किया? मैं और मुझे की अवधारणा का उपयोग किसने किया? मैं और मुझे की अवधारणा का उपयोग किसने किया? ये प्रश्न काफ़ी लाजवाब है। G.H. मीड कहते हैं मैं और मुझे की अवधारणा स्पष्ट करते हैं। कौन? G.H. मीड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। फ्राइड के अनुसार इस ईगो और सुपर ईगो, तीन अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व कौन करता है? इस ईगो और, तो इसका आंसर हो जाता है 49 का आंसर हो जाता है आपका मानव मन की। फ्राइड के अनुसार इस ईगो और सुपर ईगो, इन तीन अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व किसका करता है? तो मानव के मन का। फ्राइड का जो इस ईगो और सुपर ईगो की तीन अवस्थाएं, ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? मानव के मन का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं आपका, समाजीकरण की 4 अवस्थाओं का सही क्रम बताएं। समाजीकरण का 4 अवस्थाओं, पहले मौखिक, फिर सोच, फिर तदात्मीकरण, फिर किशोरावस्था, ठीक है। इसके बाद युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर देखिए, आभासी समाजीकरण का अर्थ और गैर सदस्य समूह के मानदंडों का अनुपालन। क्वेश्चन नंबर 51 है, मनुष्य की समाज पर निर्भरता व्यक्त करने की दृष्टि से मैकाइवर एवं पेज ने आधार बताए हैं। कौन कौन से आधार बताए हैं, इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, तो कौन कौन से आधार बताए हैं। ये प्रश्न भी काफ़ी प्यारा है। तो समाज से पृथक रहे बच्चों के उदाहरण, मनुष्य की समाज पर निर्भरता व्यक्त करने की दृष्टि से मैकाइवर पेज ने आधार बताए हैं। समाज से अलग रह रहे बच्चों का उदाहरण, व्यक्ति के आत्मविकास, व्यक्ति की सामाजिक विरासत पर निर्भरता, व्यक्ति जो है सामाजिक विरासत पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, इनमें से कौन सुमेलित करे? आपको इसमें सुमेलित करने के लिए कहा जा रहा है 52 में। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हो, सुपर ईगो का फ्रायड, बाध्यताकारी का मीड, सांस्कृतिक पिछड़ा का ऑगबर्न, उद्विकास का स्पेंसर। ये सारे के सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, किसने प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा को विकसित किया है? जी हाँ दोस्तों, किसने प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा को विकसित किया है? तो
R.K. मर्टन महोदय ने प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा को विकसित किया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। को इसके बाद द साइकोलॉजी ऑफ सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? द साइकोलॉजी ऑफ सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गिन्सबर्ग। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। गिन्सबर्ग द साइकोलॉजी ऑफ सोसाइटी पुस्तक को लिखे हुए थे, गिन्सबर्ग। क्वेश्चन नंबर 55 ये का व्यक्तित्व के निर्माण की किसके पक्ष में? व्यक्तित्व का निर्माण के पक्ष में। व्यक्तित्व के निर्माण के पक्ष में कौन कौन है? व्यक्तित्व के निर्माण के पक्ष में कौन कौन है? तो यहाँ पर देख सकते हैं शारीरिक व्यक्तित्व निर्माण के पक्ष में है, सामाजिक संस्कृति ये भी व्यक्तित्व निर्माण के पक्ष में, और मनोवैज्ञानिक। व्यक्तित्व के निर्माण करने के लिए शारीरिक, सामाजिक और मानसिक रूप से आपको जो है पूर्ण रूप से स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। कमला और अमला को भेड़ियों की मान से कब पकड़ा गया? कमला और अमला नाम की दो लड़कियां थी, इसे भेड़ियों की मान से कब पकड़ा गया था? प्यारे दोस्तों देख रहे हो ना किस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। तो सन 1920 में जो है कमला और अमला को पकड़ा गया था भेड़ियों की मान से, ठीक है। सन 1920 में जो कमला और अमला को पकड़ा गया था कब? भेड़ियों की मान से। समझ रहे हो भेड़ियों की मान में ये लोग क्या कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण एजेंसी नहीं है? तो समाजीकरण एजेंसी कौन है? परिवार, स्कूल, समायु समूह, परंतु मीडिया नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मीडिया जो है समाजीकरण एजेंसी नहीं है, परिवार, स्कूल, समायु समूह जो है ये समाजीकरण एजेंसी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है। पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर के लेखक कौन है? द सोशल ऑर्डर के लेखक कौन है? द सोशल ऑर्डर के लेखक कौन है? तो C.H. कुले, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी पुस्तक किसने लिखी? सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी पुस्तक लिखने वाले वो महान शख्स कौन थे? तो प्यारे दोस्तों ये लिखने वाले कौन थे? दुर्खिम। यहाँ पे दुर्खिम का नाम नहीं है, परंतु आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना। दुर्खिम महोदय ने सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी पुस्तक के रचयिता हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज पुस्तक किसने लिखे हैं? सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज के पुस्तक लिखिता कौन है? तो कार्ल मैनहिम ने सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज के पुस्तक लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। समाजीकरण की प्रक्रिया को समझाने के क्रम में सामान्यकृत अन्य के प्रत्यय का प्रयोग किसने किया? अन्य के प्रत्यय का प्रयोग करने वाले वो महान व्यक्ति कौन रहे? तो मीड महोदय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का अभिकरण है? निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का अभिकरण है? तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर हो जाता है उपयुक्त में सभी। पड़ोस, क्रीड़ा समूह, परिवार, उपयुक्त में सभी। पड़ोस भी प्राथमिक समाजीकरण का अभिकरण है, क्रीड़ा समूह भी है, परिवार भी है, कुल मिला के बात करें तो उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए आप। समाजीकरण के सिद्धांत में दुर्गम का दृष्टिकोण क्या है? समाजीकरण के सिद्धांत में दुर्गम का दृष्टिकोण क्या है? समाजीकरण के सिद्धांत में जो है दुर्गम महोदय किस तरह के विचार रखते हैं, उनका नजरिया क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताने के लिए कहा जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर ना ही सांस्कृतिक रूप से ये नजर रखते हैं, ठीक है, और ना ही सामाजिक रूप से ना ही तार्किक रूप से। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। सामाजिक परिस्थिति में ऐसा परिवर्तन जिससे व्यक्ति की परिस्थिति नहीं बदलती। सामाजिक परिस्थिति में एक ऐसा परिवर्तन है जिससे व्यक्ति की कोई परिस्थिति नहीं बदलती, वो जस का तस रहता है, ठीक है। वो है क्षैतिज गति। सामाजिक गतिशीलता बदलने से जो है व्यक्ति की परिस्थितियां बदलती है। लंबवत गतिशीलता से भी परिस्थितियां बदलती है, संरचनात्मक गतिशीलता से भी, परंतु क्षितिज गतिशीलता से बिल्कुल भी नहीं बदलती व्यक्ति की परिस्थितियां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। यहाँ पर आप सभी कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक अभिकरण नहीं है? तो आपको यहाँ पे राजनीतिक समूह जो है नहीं है, बल्कि परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस ये सब है। तो आपको यहाँ पर आंसर क्या करना है? राजनीतिक समूह। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपको देखना है कौन सी अवधारणा फ्रायड से संबंधित नहीं है। इसमें से आपको जो है अवधारणाएं दी गई हैं ऑप्शन 4 में, इनमें कौन सी अवधारणाएं फ्रायड से संबंधित नहीं है? तो प्यारे दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए धर्म जो है फ्रायड से संबंधित नहीं। ईड, ईगो, सुपर ईगो ये जो है फ्रायड से संबंधित है, आप सभी को याद होगा। क्वेश्चन नंबर 67 में देखिए। समाज व्यक्ति का दर्पण और व्यक्ति समाज का प्रतिबिंब। समाज जो है हमारा दर्पण है, मतलब आईना है, ठीक है। हम समाज में खुद को देख पाते हैं, और व्यक्ति समाज का प्रतिबिंब, व्यक्ति जो है समाज का प्रतिबिंब है। ये किसने कहा? तो ये उपयुक्त में से किसी ने नहीं कहा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं कहा, नहीं मीड महोदय कहे, नहीं वेबर, नहीं फ्रायड, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का सबसे प्रभावी साधन है? परिवार, ठीक है। परिवार एक ऐसा समाजीकरण का सबसे प्रभावी साधन, परिवार जो है समाजीकरण का सबसे प्रभावी साधन है। समाजीकरण में सबसे अहम भूमिका किसका है? परिवार का। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। किसका विचार है कि आत्म का विकास और व्यक्ति समाज के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम है? ये प्रश्न भी काफी लाजवाब है, ठीक है। इसका आंसर आपको मुझे कॉमेंट करके बताना है, मीड महोदय कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर निम्न में कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का अभिकरण नहीं है? प्राथमिक समाजीकरण का अभिकरण निम्न में से कौन नहीं है? तो विश्वविद्यालय,
परिवार ये भी प्राथमिक समाजीकरण का अभिकरण है, क्रीड़ा समूह पड़ोस, परंतु विश्वविद्यालय नहीं है, ये तो काफ़ी दूर है आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, कौन सा ऐसा कथन है समाजीकरण के संबंध में सही है? कौन सा कथन समाजीकरण के संबंध में सही है? तो इसका भी आपको आंसर करके बताना है। भूमिका ग्रहण, भूमिका ग्रहण की प्रक्रिया, भूमिका ग्रहण की प्रक्रिया जो है समाजीकरण के संबंध में सही है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके बताना, और दोबारा वीडियो को प्ले कर लेना ताकि आपको दोबारा देखने से याद हो जाए, ठीक है। और आपको जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सेशन जो मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे भी ज्वाइन कर लेना आप सभी को।